स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं सामान्य जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के बारे में, जो कि आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं आपके कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों की जो सीरीज है, मॉडल पेपर सीरीज आपके लिए रेगुलर रूप से लाई जा रही है, जिसमें आपको परीक्षा तक रेगुलर रूप से आपको 500 से 700 ऐसे प्रश्न करवा दिए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए एकदम संजीवनी बूटी साबित होने वाले हैं। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये जो सीरीज है आपके लिए लाई जा रही है दोस्तों। तो जल्दी से सभी जने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी अपने साथी जो भी आपके पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और सभी दोस्तों को तैयारी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे। चलिए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई और 22 जून। चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों। कल की क्लास में ही अपन बात कर चुके हैं आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। जो आपका जीके का जो सिलेबस है दोस्तों, उसमें किस तरीके से कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है तो एक बार कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बार बार आप ये कमेंट नहीं करना है आपको कि इंडिया जीके आएगा, राजस्थान जीके आएगा, करंट आएगा, क्या आएगा, कैसा आएगा। सब कुछ आएगा दोस्तों, है ना। क्या आएगा? सब कुछ आएगा। कल की क्लास में अपन ने डिटेल से बात कर ली है, आप उस क्लास को पूरी देख लेना। अपन ने जो कल का मॉडल पेपर है, आपको कुछ प्रश्न भी सीखने को मिलेंगे, साथ ही आपको पता चल जाएगा आपका जीके का जो पेपर है वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। चलिए जी दोस्तों, बात करें विश्व जैव विविधता दिवस आपके 22 मई को बनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 22 अप्रैल को आपको कौन सा दिवस बनाया जाता है ये भी आपको बताना है। 22 मार्च को आपको जल दिवस बनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है। 22 तारीख वाले आपको याद में रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? हरिभद्र, भद्रबाहु, सुधर्मा स्वामी या फिर नेमिचंद। जी दोस्तों, कल्पसूत्र की रचना किसने की, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, बात करें इसकी सही जो आंसर है वो क्या रहने वाला है आपका? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है आपके? भद्रबाहु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार पूछी जाती है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो आप ये पढ़ते हैं दोस्तों, जो आपका प्राचीन इतिहास है उनसे रिलेटेड ये आपकी किताब है दोस्तों, जो है आपका कल्पसूत्र। चलिए जी दोस्तों, चलिए एक प्रश्न और आपको याद आया, ये आपको बता देते हैं। जो आपके भद्रबाहु है, आप जानते हैं कि जो जैन धर्म जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक जो है वो है श्वेतांबर, श्वेतांबर, और दूसरा जो आता है आपके वो है दिगंबर। चलिए, श्वेतांबर कौन है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, श्वेतांबर वे संत है जैन धर्म के जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। कौन से वस्त्र धारण करते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर जो है दोस्तों, वो मतलब वस्त्रहीन रहते हैं, वस्त्र वगैरह धारण नहीं करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक नाम तो आपको याद रखना है भद्रबाहु, और एक नाम याद रखना है आपको स्थूलभद्र। क्या नाम याद रखना है? स्थूलभद्र। जो भद्रबाहु के जो पालन करने वाले जो लोग हैं, भद्रबाहु को जो पालन करने वाले लोग हैं वो क्या है दोस्तों? दिगंबर है। कौन है दोस्तों? दिगंबर। और स्थूलभद्र को जो पालन करते हैं वो कौन कहलाते हैं दोस्तों? श्वेतांबर कहलाते हैं। चलिए, जैन धर्म किन दो ग्रंथों में बटा हुआ है वो आपसे बार बार पूछा जाता है दोस्तों। और जैन धर्म से एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 हुए हैं। 24वें का नाम क्या है दोस्तों? महावीर स्वामी। क्या नाम है? महावीर स्वामी। ये आपको याद रखना है। चलिए, 23वें कौन थे? 23वें आपके थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और फर्स्ट जो जैन तीर्थंकर थे वो कौन थे दोस्तों? ये तीन जो है वो बहुत ही बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ऋषभ देव। क्या नाम है? ऋषभ देव। पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? ऋषभ देव। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता पर मुहरों पर सर्व प्रमुख जो रूपांकन है वो किसका है? जो वहाँ की जो मुहरें हैं दोस्तों, उस पर किसका अंकन किया गया है, उस पर किसका चित्र बना हुआ है? गेंडे का, एक सींग वाले जानवर का, हाथी का, या फिर बैल का? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोर हैं उसके ऊपर एक सींग वाले जानवर का, कह सकते हैं गेंडा जो है वो भी हो सकता है, एक सींग वाला कोई जानवर है उसकी आपको रूप आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कश्मीर के इतिहास का वर्णन करता है? राजतरंगिणी, अशोक वंदना, विक्रम वंशीय, या फिर अर्थशास्त्र? ये जो अर्थशास्त्र है बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है दोस्तों। पूछा जाता है अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र आपकी राजनीति से संबंधित है। क्योंकि दोस्तों अपन जो अर्थशास्त्र अभी बोलते हैं, अर्थशास्त्र अपन इकोनॉमिक्स को बोलते हैं, वो भी आपको कई बार ऑप्शन में दे देता है। अर्थशास्त्र किताब का संबंध, पुस्तक का संबंध किस फील्ड से है, तो दोस्तों याद रखना है राजनीति से। इसके जो रचयिता है वो कौन है, आपको याद रखना है दोस्तों, चाणक्य। कौन है? चाणक्य। ये वही चाणक्य है जिसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो घनानंद को हराता है और दोस्तों मौर्य वंश की नींव रखता है। लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो है कश्मीर के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों याद रखना है कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में लिखा हुआ है, और राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है कल्हण। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका इतिहास है दोस्तों? कश्मीर का इतिहास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आप जानते हैं दोस्तों बौद्ध जो धर्म है उसमें 4 जो है संगीतियाँ हुई हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। आपको याद रखना है दोस्तों, पहली जो बौद्ध संगीति थी वो कहाँ हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति है वो कहाँ हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। एक चीज़ तो इसकी जगह याद रखनी है, एक इनके समय इनकी अध्यक्षता किसने की थी वो आपको याद में रखना है, और एक इस समय राजा कौन था वो आपको याद रखना है। ठीक है, जगह, अध्यक्ष कौन था और इसका राजा कौन था उस समय, ये भी आपको याद में रखना है। तो ये आपको ये टेबल जो है वो आपको याद हो जानी चाहिए। अभी बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों याद रखना है चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो आपके वसुमित्र द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र द्वारा की गई थी। तीसरी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी दोस्तों, तो आपको याद रखना है आपके मोगलीपुत्र तिस्त ने की थी। किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्त ने की थी। चलिए, महाकश्यप ने किसकी की थी दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? महाकश्यप ने। चलिए जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताना है प्रथम बौद्ध संगीति किस जगह पर हुई थी। चलिए जगह की बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, अब लिख देता हूँ। पहली जो बौद्ध संगीति है वो आपके राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह। दूसरी हुई थी आपके वैशाली में। कहाँ हुई थी? तीसरी हुई थी आपके कुंडलवन। सॉरी, तीसरी जो हुई थी वो हुई थी आपके पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। और चौथी जो बौद्ध संगीति है वो आपकी हुई थी कुंडलवन में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं वो कहाँ कहाँ हुई थी आपके? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। कैसे याद रखोगे? देखो एक ट्रिक बता देता हूँ। राजा का ग्रह मतलब राजगृह। ठीक है, बहुत ही क्या है, विशाल था, बहुत ही विशाल था। आप जानते हैं राजा का जो घर है वो बहुत ही विशाल होता है। विशाल से क्या बन जाएगा? वैशाली। वहाँ पर उसका पुत्र को उससे क्या बन जाएगा? पाटलिपुत्र। क्या करता था? हवन करता था। क्या करता था? हवन करता था। कैसे याद रखना है आपको? राजा का ग्रह बहुत ही विशाल था, वहाँ पर उसका पुत्र क्या करता था? हवन करता था। कैसे याद रखना है? राजा का ग्रह बहुत ही विशाल था, वहाँ पर उसका पुत्र हवन करता था। राजा का ग्रह मतलब राजगृह, वैशाली,
पाटलिपुत्र और हवन से क्या बन जाएगा, कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पर है, कश्मीर में है। कश्मीर वाले की अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। ये आपको याद में रखना है। चलिए जी दोस्तों, याद हो गया है तो आप जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए। 4 आपने देखा कि बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पर हुई थी, ट्रिक से आपने सीखा है। अगला है आपका, मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी। चलिए, चोल, चेर, राष्ट्रकूट या फिर होयसल। जी दोस्तों, ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, आपके मान्यखेत थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था। चलिए, रुद्र प्रताप रुद्र, नरसिम्हा प्रथम, नरसिम्हादित्य या फिर अनंत वर्मन द्वारा। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। और इसका जो निर्माण है वो आपके नरसिम्हा प्रथम द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखना है आपको, उड़ीसा में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरई या फिर दिल्ली से विजयनगर। जी दोस्तों, बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो तुगलक वंश का ये राजा था, सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था, सर्वाधिक पढ़ा सुल्तान था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। बात करें दोस्तों, कौन इसे पागल सुल्तान भी कहता था, तो दोस्तों सॉरी, किस सुल्तान को पागल सुल्तान भी कहा जाता था, तो दोस्तों याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या क्या किया था दोस्तों, तो याद रखना है इसने क्या किया था। सबसे पहले तो दिल्ली से देवगिरी जो अपनी राजधानी है वो ट्रांसफ़र की थी। दूसरा काम इसने किया था कि जो टोकन मुद्रा होती है, क्या होती है दोस्तों, टोकन मुद्रा, वो बनानी शुरू कर दी थी। टोकन मुद्रा का मतलब कैसे दोस्तों, पहले आप जानते हैं चांदी के सिक्के चलते थे, तो चांदी के सिक्के के बराबर ही इसने क्या शुरू कर दिए, तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। तो दोस्तों बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरा कार्य था, क्योंकि क्या करते थे लोग, तांबे के सिक्के को देखकर चांदी ले लेते थे, और फिर चांदी तो आप जानते हैं महंगी होती थी, तांबा बिल्कुल सस्ता हुआ करता था। तो इसको क्या दोस्तों, पढ़ा लिखा तो था लेकिन इसकी जितनी भी नीतियाँ थी ना वो सब इसके उल्टी पड़ गई थी। क्या पड़ गई थी दोस्तों, उल्टी पड़ गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताना है, दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वो कब समाप्त हुआ। 1498 में, 1526 में, 1565 में या फिर 1600 ईस्वी में। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत आपके 1526 तक चलता है। दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वो आपके 1206 ईस्वी में होती है। कितने ईस्वी में होती है, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश जब बनता है तब से दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। और जो आपके 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तब तक दिल्ली सल्तनत चलता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में। जो इब्राहिम लोदी जो है दोस्तों इस युद्ध में हार जाता है और मारा जाता है, और उसके बाद में किसकी जीत होती है, बाबर की। और बाबर कौन से वंश की स्थापना करता है दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना करता है। किस वंश की, मुगल वंश की स्थापना करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, दिल्ली सल्तनत अलग है जिसमें कई सारे वंश आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे आपका गुलाम वंश, या फिर गुलाम वंश को मामलुक वंश भी बोलते हैं। दूसरा आप पढ़ते हैं खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। इसके अलावा आप पढ़ते हैं तुगलक वंश। ये जो 5 डायनेस्टी जो थी आपकी, ये सभी किसकी थी दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की थी। किसकी थी, दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, पहली कौन सी थी, तो पहली आपको याद रखना है गुलाम वंश, और अंतिम कौन सी थी, इब्राहिम लोदी अर्थात लोधी वंश। ठीक है, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो अब याद रखना है आपको, इसके बाद में कौन सा काल आता है, मुगल वंश आता है। मुगल वंश की नींव जो है वो 1526 में रखी जाती है, और मुगल वंश 1526 से कब तक रहता है, तो 1857 तक रहता है। कब तक रहता है, 1857 की जब क्रांति होती है दोस्तों, तो दिल्ली में
जो आपके मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, इनको क्या कर लेते हैं दोस्तों, पकड़ के म्यांमार भेज देते हैं, बर्मा भेज देते हैं और वहीं पर इनको रखते हैं। बर्मा मतलब जो रंगून बोला जाता है, रंगून वहाँ की राजधानी थी। बर्मा जो आजकल म्यांमार नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर उनको भेज देते हैं। फिर वहीं से आपको ध्यान रखना है, वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है और उसी समय जो मुग़ल बादशाह का जो पद था वो क्या कर दिया जाता है दोस्तों, समाप्त कर दिया जाता है। तो मुग़ल काल पूछे तो आपको याद रखना है 1526 से 1857। चलिए 1498 में क्या हुआ था दोस्तों, तो याद रखना है प्रथम पुर्तगाली कौन था, गाली नहीं निकालनी है दोस्तों। प्रथम पुर्तगाली कौन था दोस्तों, जिसने भारत की खोज की थी, वास्को डिगामा। वो कहाँ आए थे दोस्तों, भारत आए थे, गोवा आए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए यदि आप इस सीरीज में रेगुलर रूप से बने रहते हैं तो 500 से 700 प्रश्न की तो आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा जानकारी देके कम से कम 1500 प्रश्न आपको करवा दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, एग्जाम में आपके लगभग अच्छे प्रश्न आने की चांसेस रहेंगे जीके के अंदर। चलिए अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन राय, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले या फिर लहूजी राघोजी साल्वे। जी दोस्तों याद रखना है, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपको अब देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा की उपाधि किसने दी थी, तो आपको याद रखना है राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, अकबर सेकंड द्वारा। किसने दी थी, अकबर सेकंड द्वारा ये उपाधि दी गई थी। ये राजा राममोहन राय वही है जिन्होंने सती प्रथा पर सबसे ज़्यादा काम किया था दोस्तों। सती प्रथा को जो प्रतिबंध कराने के लिए सबसे ज़्यादा जो काम किया गया था दोस्तों, वो राजा राममोहन राय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष की गई थी, 1989 में, 1990 में, 1991 में या फिर 1992 में। जी दोस्तों जल्दी से बताना है, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष की गई थी। चलिए याद रखना है दोस्तों, राजीव गांधी जी की जो हत्या है दोस्तों वो कब की गई थी, 1991 में की गई थी। ये राजीव गांधी आपको इससे लिए भी याद रखने दोस्तों, ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। क्या थे दोस्तों, सबसे युवा प्रधानमंत्री। अगर पूछे तो भी आप कौन टिक करके आना है, राजीव गांधी टिक करके आना है। और भारत में कंप्यूटर के जो जनक है, मतलब कह सकते हैं कि भारत में जिनको कंप्यूटर लाने का श्रेय दिया जाता है वो कौन थे, आपके राजीव गांधी थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय के रूप में कार्य किया था। चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड वेलिंगटन। जी दोस्तों चलिए प्रश्न को अपन पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए पहला वायसराय से ही कर लेते हैं अपन, क्योंकि अपन ने जो गवर्नर जनरल वाले थी वो अपन ने पिछली जो मॉडल पेपर की क्लास थी उसमें अपन ने देख लिया था। वायसराय के ऊपर क्या प्रश्न आते हैं, अगर देखा जाए तो प्रथम वायसराय कौन थे, तो आपको याद रखना है कैनिन थे। कौन थे दोस्तों, कैनिन। अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे, तो आपको याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। एक प्रश्न और पूछा जाता है, अंतिम वायसराय कौन थे, सिर्फ अंतिम वायसराय कौन थे, तो आपको याद रखना है सी राजगोपालाचारी, श्री राजगोपाला। अब ये क्या बात हुई दोस्तों, ये अंतिम ब्रिटिश थे और ये जो थे दोस्तों एकमात्र भारतीय
और अंतिम भारतीय वाइसराय थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं पहले जो वाइसराय का रूल चलता था और फिर उसको बदल के किस में बदल दिया गया दोस्तों, राष्ट्रपति पद में बदल दिया गया। तो जो वाइसराय जो थे वो आज़ादी 1947 में अपन को आज़ादी मिली थी और 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था। तो इस बीच में जो राष्ट्रपति का जो पद था उसको वाइसराय बोला जाता था और ये जो पद है वो किसके द्वारा संभाला गया था, सी राजगोपालाचारी द्वारा संभाला गया था। और फिर 1950 में जब अपना संविधान लागू होता है तो वाइसराय पद को हटा के राष्ट्रपति पद बना दिया और प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो अपने कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, 1985, 1986, 1987 या फिर 1988। जी दोस्तों याद रखना है आपको, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आपके 1986 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति होने के लिए कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। चलिए जी दोस्तों बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है। भारत का आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। अब जब तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं, नहीं हो जब उम्र आपकी सरकारी नौकरी की उम्र हट जाए तो आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तैयारी करना। चलिए 18 वर्ष की आयु क्या होती है दोस्तों, वोटिंग करने के लिए जो उम्र निर्धारित की गई है वो आपके 18 वर्ष की गई है। 25 वर्ष की जो आयु निर्धारित की गई है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना है लोकसभा, राज्य विधानसभा, इनका चुनाव लड़ने के लिए यदि आपको न्यूनतम आयु पूछा जाए तो आपका क्या होगा, 25 वर्ष। 30 वर्ष की आयु किसके लिए पूछी गई है दोस्तों, तो याद रखना है आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है आपको, तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। और 35 वर्ष के लिए आपको बता देते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति बनना है या फिर उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अभी तो आप क्या दे रहे हैं, वोटर दे रहे होंगे, 18 वर्ष के आसपास होंगे, 25 के हो जाए तो लोकसभा विधानसभा की तैयारी करने लग जाना और जब 30-35 के हो जाओ तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तैयारी करने लग जाना। न्यूनतम आयु है ये दोस्तों, अधिकतम आयु नहीं है। अधिकतम आयु अपने भारतीय संविधान में नहीं है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति आप चाहे कितनी बार भी बन सकते हो, उपराष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हो, प्रधानमंत्री आप कितनी बार भी बन सकते हो। लेकिन दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है, अमेरिका में अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, केवल और केवल कितनी बार, 2 बार। अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति हो सकता है, सिर्फ 2 बार हो सकता है, उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकता, जबकि भारत में अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है दोस्तों, जिस तरीके से ये आया था ना उसी तरीके से आपके सामने है। अब देखिए क्या होता है, अपन को पता है गंगोत्री जो है वो ऊपरी हिस्से में है, या तो जम्मू कश्मीर में होगी या हिमाचल में होगी या फिर उत्तराखंड में होगी। इतना तो चलो कॉमन सेंस है, सभी देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दे दिया आपको, प्रदेश में है, तो अपने देखेंगे कि ये भी प्रदेश, ये भी प्रदेश, ये भी प्रदेश, तो उत्तराखंड तो उत्तर होगा नहीं, तो या तो हिमाचल प्रदेश टिक करके आ जाएंगे या फिर उत्तर प्रदेश टिक करके आ जाएंगे। प्रश्न की भाषा इस तरीके से ही घुमाई जाती है दोस्तों। जबकि याद रखना है जो आपके गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो हिमनद है वो आपके कहाँ पर स्थित है, आपके उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, आपकी गंगा नदी निकलती है, वो भी आपको याद रखना है। गंगा नदी किन 2 नदियों के संगम से बनती है, तो याद रखना है अलकनंदा और भागीरथी। ये 2 नदियाँ देव प्रयाग में आकर मिलती है। ये जो इनका संगम होता है उसको, उस स्थान को क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी, ये जो मैं अतिरिक्त जानकारियां दे रहा हूं दोस्तों, उनको भी आपको साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि जो प्रश्न जो जीके के हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। जितने आप सीखेंगे उतने ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों आके देव प्रयाग में मिलती है। कई बार पूछ ले कौन सी 2 नदियाँ मिलती है, कई बार पूछ ले इन दोनों का संगम स्थल कौन सा है, और इससे जो संगम होने के बाद में एक नदी निकलती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, गंगा नदी कहते हैं, जो कि भारत की सबसे लंबी, पूर्णतः भारत में बहने वाली, मतलब भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, वो कौन सी है, आपकी गंगा नदी है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है।
चलिए, सुंदरवन जो डेल्टा है वो भी किसके द्वारा बनाया जाता है? आपके गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है। दक्षिण की गंगा, देखिए 2 प्रश्न आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे। एक प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? एक याद रखना है आपको, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण की गंगा आपको याद रखना है दोस्तों, कावेरी को कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। और वृद्ध गंगा जो बूढ़ी गंगा है वो किसको कहते हैं? आपके गोदावरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। कौन सी दोस्तों? यमुना है। ये भी आपको याद रखना है। और गंगा को शुद्ध करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? तो दोस्तों उस नाम को याद रखना है, नमामि गंगे। कौन सा है? नमामि गंगे। ये प्रोग्राम चल रहा है गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? अपन बात कर चुके हैं, 1986 में हुआ था। चलिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? जी दोस्तों, यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, क्लास पसंद आ रही है, आपको अतिरिक्त दी हुई जानकारियाँ पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर ना भूलिएगा। और लाइक करके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर आपको दबानी है और सभी साथियों के साथ भी शेयर करना है। साइलेंट वैली की बात करें दोस्तों तो याद रखना है आपके कहाँ पर है? केरल में। और केरल से मैं आपको एक शब्द दे देता हूँ, पेरियार। आपसे पूछ ले पेरियार कहाँ पर है, पेरियार बांध पूछ ले, पेरियार नदी पूछ ले, पेरियार आपको अभ्यारण्य पूछ ले कहाँ पर स्थित है, तो आपको एक ही उत्तर देके जाना है, केरल। कहाँ पर देके जाना है? केरल में देके जाना है। साइलेंट वैली भी कहाँ पर स्थित है? आपके केरल में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉन्ट्रियल, यह सही नहीं लिखा हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आपके व्हेलों की सुरक्षा के लिए, वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए या फिर परमाणु युद्ध के लिए? जी दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपके ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ओजोन का जो सूत्र है वो क्या है? तो आपको याद रखना है O3। ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलकर O3 बनाते हैं, जिसको आप ओजोन कहते हैं। ओजोन जो परत है वो क्या करती है दोस्तों? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से अपनी रक्षा करती है। यदि पराबैंगनी किरणें अपनी त्वचा तक पहुंचेगी तो दोस्तों जो पृथ्वीवासी है, जो निवासी है, जो इंसान लोग हैं, उनको क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, ओजोन परत को नापने की जो इकाई है वो क्या है? डोप्सन है। क्या है दोस्तों? डोप्सन है। और जो ओजोन परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। पराबैंगनी किरणों से अपनी रक्षा करती है। त्वचा कैंसर हो जाता है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन को नापने की इकाई क्या है? तो डोप्सन है। ओजोन कौन सी परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, एक प्रश्न अपन ने पढ़ा लेकिन 4 से 5 प्रश्न आपने उसके एक्स्ट्रा पढ़ लिए, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, नुआखाई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका या फिर सिक्किम। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है नुआखाई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना है उड़ीसा में ये मनाया जाता है। उड़ीसा की जो राजधानी है वो कौन सी है दोस्तों? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। यह क्या है दोस्तों? वहाँ की राजधानी है। यदि उड़ीसा के आपको मुख्यमंत्री पूछे तो याद रखना है आपको नवीन पटनायक। कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म या फिर सिख धर्म? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जल्दी से बताना है। चलिए, बात करें इसके सही उत्तर की तो दोस्तों याद रखना है संथारा प्रथा आपके जैन धर्म से संबंधित है। क्या होती है संथारा प्रथा? इसमें क्या होता है दोस्तों?
उपवास के द्वारा आप अपने शरीर को त्याग कर देते हैं तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों, संतारा व्रता कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के अंतिम समय में वो क्या कर देता है, अपने भोजन को क्या कर देता है दोस्तों, त्याग देता है और एक तरीके से अपने आप को जो समाधि है वो दे देता है, खाना नहीं खाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे वो अपने आप ही क्या हो जाता है, कमज़ोर होता होता मर जाता है। तो इस प्रथा को अपन क्या कहते हैं, संतारा प्रथा कहते हैं। ये कौन सी धर्म में प्रचलित है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म में प्रचलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार 10 राज्य युद्ध किस नदी के ऊपर हुआ था? ऑप्शन है गंगा, सरस्वती, वितिस्ता या फिर परुष्णी। जी दोस्तों, बात करें ऋग्वेद के बारे में तो ऋग्वेद के कितने मंडल हैं वो याद करने आपको 10 मंडल हैं और कितने सूक्त है तो 1028 सूक्त है, ये भी आपको याद हो जाने चाहिए। 10 तो मंडल है और कितने उसमें श्लोक सूत्र लिखे हुए हैं तो आपको ऐसे याद रख सकते हो 1028 लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, ऋग्वेद के जो 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन है, कौन से मंडल में, 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन है, वो है आपका 10 राज युद्ध। कौन सा युद्ध है आपका, 10 राज युद्ध। कौन से मंडल में वर्णन है इसका, 7वें मंडल में इसका वर्णन है। और ये किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो दोस्तों ऑप्शन है आपका परुष्णी, या फिर आपको ऑप्शन में रावी नदी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों याद रखना रावी नदी का ही पुराना नाम क्या है, परुष्णी नदी है दोस्तों। जो ऋग्वेद में नाम लिखा हुआ है वो है आपका परुष्णी, लेकिन हाल ही में जो भी नाम है वो क्या है दोस्तों, रावी नदी है। ये भी आपको याद रखना है। 10 राज युद्ध से याद कर सकते हो, 10 राजा प्लस भरत, 10 राजा प्लस भरत। 10 राजाओं ने युद्ध लड़ा था, किसके खिलाफ लड़ा था दोस्तों, भरत के खिलाफ लड़ा था। ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। सबसे प्राचीन वेद भी पूछे तो भी आपको याद रखना है दोस्तों, ऋग्वेद ही है। वेद कितने हैं, टोटल 4 है, ये भी आपको याद रखना है। बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है दोस्तों, किशनगढ़, पहाड़ चित्रकला, राजपूत चित्रकला या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, सभी जानते हैं बनी ठनी जो पेंटिंग है अपने राजस्थान में किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है और इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन है, निहाल चंद। कौन है दोस्तों, निहाल चंद। ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित जसराज किस घराने से है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किराना, जयपुर, बनारस या फिर मेवाती। तो याद रखना है पंडित जसराज जी का जो संबंध है दोस्तों वो आपके मेवाती घराने से है, मेवाती इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चपचारकूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है, असम, मिजोरम, कर्नाटक या फिर सिक्किम। जी दोस्तों, याद रखना है चापचूर जो कूट त्यौहार है वो आपके कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अभी अपन ने बात किया था नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है, जो कि फसल को काटते हैं अपन और जो पहली फसल है उसका भोग लगाया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, नुआखाई त्यौहार कहते हैं। असम में कौन सा त्यौहार, कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है बिहू नृत्य या बिहू त्यौहार मनाया जाता है। और दोस्तों एक जो नृत्य है जो कि असम का सबसे अच्छा क्लासिकल नृत्य है, ठीक है। क्लासिकल नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, कुल 8 है, जिसमें असम का कौन सा है, सत्रिया, जो कि एक नवीनतम नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर यूरोपियन ने ब्लैक पगोडा कहा, बात कर चुके हैं अपन। इसके अलावा आपको याद रखना है तिरुमला तिरुपति का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कामाख्या माता मंदिर असम में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और जगन्नाथ मंदिर आपके उड़ीसा में है, ये भी आपको याद रखना है। ब्लैक पगोडा अपन बात कर चुके हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं। असम के जो कामाख्या माता मंदिर है इसमें कौन सा मेला लगता है दोस्तों, तो ये याद रखना है अम्बुबाची का मेला। कौन सा मेला, अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है, आपके कामाख्या माता मंदिर में लगता है। जगन्नाथपुरी में क्या दोस्तों प्रसिद्ध है, आपके रथ यात्रा जो है वो आपके प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो दोस्तों याद रखना है यूरेनियम सब सर्वाधिक कहाँ निकलता है, तो झारखंड में निकलता है।
सर्वाधिक कहाँ पर निकलता है? आपके झारखंड में निकलता है। और बात करें कि कहाँ पर सर्वाधिक भंडार है, तो भंडार आपके कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। विश्व में पूछे कि विश्व में कहाँ है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भंडार है दोस्तों। चलिए, हरित क्रांति के पिता किसे कहते हैं दोस्तों? भारत में हरियाली को क्या किया जाता है दोस्तों? चलिए, सिर्फ हरित क्रांति के पिता पूछे, भारत में नहीं पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन देखते ही मेरे भी दिमाग में गलत उत्तर आ गया था, है ना। हरित क्रांति के पिता पूछे हैं दोस्तों, तो याद रखना है कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। ये याद रखना है, ये भारत में हरित क्रांति के पिता है। जब तक प्रश्न में भारत नहीं लिखा हुआ है तब तक इस उत्तर को सही नहीं करना है। वर्गीज कुरियन किस क्रांति के जनक है दोस्तों? तो श्वेत क्रांति के जनक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में ही है, ठीक है। जावर खदान कहाँ पर स्थित है? तो सभी जानते हैं राजस्थान में है। राजस्थान में रहते हैं तो जावर खान के बारे में आपने सुना ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और गोदावरी। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आप सभी जानते हैं, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती कहाँ गिरती है? अरब सागर में। जबकि जो गोदावरी है, जिसे व्रत गंगा भी कहा जाता है, वो आपके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 में जो आउवा में जो पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी, उसका नाम क्या था? कैप्टन मॉकमेसन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल ई बर्टन या फिर मैप्टन शावर्स। कैप्टन शावर्स सही है, मिसप्रिंट हो चुका है। चलिए, सभी जानते हैं कैप्टन मॉकमेसन कहाँ के थे दोस्तों? आउवा में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे। कटारगढ़ किसका हिस्सा है? चित्तौड़, गागरोन, कुंभलगढ़, अचलगढ़। जी दोस्तों, कुंभा द्वारा जो कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया गया था, उसमें जो निवास स्थल था उसको किस रूप में विकसित किया है? कटारगढ़। इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे दोस्तों? मेवाड़, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर। जो आपके संविधान सभा का जो गठन हुआ था, उसमें वीटी कृष्णामाचारी का भी नाम था दोस्तों। और दोस्तों, साथ ही साथ अपन बात करें, जो आपकी प्रारूप समिति थी जिन्होंने संविधान बनाया, उसमें कुल कितने सदस्य थे पूरे भारत से? 7 सदस्य थे। उसमें वीटी कृष्णामाचारी भी शामिल थे, जिनको डीपी खेतान की जगह लिया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और बात करें ये किस राज्य के दीवान थे, तो ये जयपुर के थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब हुआ था? अगस्त 1947 में। कब हुआ था? अगस्त 1947 में। कितने सदस्य थे? 7 थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? कृष्णा कुमारी, लक्ष्मी वर्मा, नारायणी देवी वर्मा या फिर चंद्रावती। जी दोस्तों, याद रखना है, नारायणी देवी वर्मा का संबंध आपके मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से है। जी दोस्तों, लाइक की संख्या आपकी बहुत ही कम बनी हुई है, सभी एक बार जमकर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो क्लास है बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। जयपुर जिले के लुणियावास गांव पंचायत का भावगढ़ बंदिया 40 वर्षों से किस मेले के लिए विख्यात है? सीधे भाषा में अगर पूछा जाए तो जयपुर के लुणियावास गांव में कौन सा आपका मेला भरा जाता है? गायों का मेला, भैंसों का मेला, ऊँटों का मेला या फिर गधों का मेला। जी दोस्तों, याद रखना है, जयपुर के लुणियावास गांव में आपके गधों का मेला भरा जाता है। गधा आपके शीतला माता का जो सवारी है, ये भी मान सकते हैं आप। और साथ ही साथ शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? तो जयपुर चाकसू में ही स्थित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और शीतला माता का जो पुजारी होता है वो किस जाति का होता है? आपके कुमार जाति का होता है, ये भी आपको याद रखना है। पिछुआई चित्रांकन किस शैली में संबंधित है? आपको बताना है। पिछुआई जो चित्रांकन है वो कौन सी शैली से संबंधित है दोस्तों? किशनगढ़, बूंदी, ढूंढाड़ या फिर नाथ द्वारा।
अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। पिछवैया जो है वो किस शैली से संबंधित है? याद रखना आपको, नाथ द्वारा शैली से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? थार पारकर कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, जल्दी से बताना है। जी देखिए, थार पारकर आपके है कहाँ? पाकिस्तान से रिलेटेड एरिया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान के आसपास पाई जाएगी। और पाकिस्तान आपके कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के आसपास पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? कोटा, सिरोही, डूंगरपुर या फिर बीकानेर? दोस्तों याद रखना है, लाल दोमट मिट्टी जो है वो आपके पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके होगा डूंगरपुर। कौन सा होगा? डूंगरपुर। चलिए, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन थे? आपको बताने हैं दोस्तों। जयपुर की जब स्थापना की थी तो नगर नियोजक कौन थे? मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राज वल्लभ लालचंद? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है विद्याधर भट्टाचार्य जी जो थे वो जयपुर की जब स्थापना हुई थी तब वास्तुकार और नगर नियोजक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किससे है? मेवात, मेरवाड़ा, मारवाड़ या फिर मेवाड़? टामक वाद्य यंत्र किस क्षेत्र में बजाया जाता है दोस्तों? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है मेवात इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेवात किस क्षेत्र को कहते हैं? तो अलवर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? मेवात कहा जाता है। मेरवाड़ा कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखना है अजमेर के आसपास का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। मारवाड़ जोधपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। और मेवाड़ जो है वो आपका उदयपुर जो संभाग है वो आपका क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। साथ ही साथ अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर आप उन्हें बताइए कि पीटीटी की रेगुलर क्लासें अच्छी रूप से इस चैनल पर आपको देखने को मिल रही है। धन्यवाद।